Hello friends, welcome back to Essay Academy. So today I am starting with part 2 for the chapter Socialism in Europe of class 9th History. एंड फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए ऊपर आई बटन के सामने जो लिंक आ रहा है उस पर प्लीज़ क्लिक कीजिए और जाके फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देखिए। तो फर्स्ट पार्ट की एंडिंग में आई गेव यू सम MCQ क्वेश्चंस। सो बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो आई वुड लाइक टू गिव यू द आंसर्स ऑफ दोज MCQ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कॉर्पोरेटिव्स, सेकंड का सोशलिस्ट्स एंड थर्ड हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स। तो इन सभी क्वेश्चंस को जानने के लिए भी ऑब्वियसली आपको पार्ट फर्स्ट देखना ही पड़ेगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद द रशियन रेवोल्यूशन। लास्ट पार्ट में हमने सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में जान लिया था और हमने सारी की सारी जो एंड पॉइंट था वो रशियन रेवोल्यूशन की बिगिनिंग पर आकर छोड़ दिया था। तो रशियन रेवोल्यूशन हुआ क्यों, इसका मेन रीज़न और इसकी मेन की थी सोशलिज्म। क्योंकि सोशलिज्म था इस वजह से ही रशियन रेवोल्यूशन हुआ और रशियन रेवोल्यूशन में भी जो मेन टास्क फोर्स था वो सोशलिज्म का था। अब रशिया जो थी वो एक ऑटोक्रेटिक कंट्री थी, मतलब एक ही रूलर का वहाँ पे राज चलता था और किसी की बात नहीं सुनी जाती थी। तो वहाँ पे जो मेन रूलर थे वो थे ज़ार निकोलस सेकंड। ज़ार हेयर मीन्स किंग, ज़ार का मतलब किंग होता है, निकोलस सेकंड वाज हिज नेम। तो ज़ार निकोलस सेकंड जो थे वो किंग थे। एंड यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत बड़ा एम्पायर है ये, बहुत बड़ी जगह है, तो काफ़ी सारे रिलीजन्स यहाँ पे थे, बट मेजॉरिटी में जो थे वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थे। इनके अलावा कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट सब लोग थे। एंड लेट अस टॉक अबाउट द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी ऑफ रशिया। तो रशिया जो थी उस कंट्री में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वर ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चर के में जो एग्रीकल्चर के फील्ड में 85% लोग इंडल्ज थे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, जब इतने सारे लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे, एग्रीकल्चर में इंडल्ज थे, इसका मतलब इंडस्ट्रीज़ तो कम थी। तो इंडस्ट्रीज़ के कुछ ही एरियाज़ थे, कुछ ही जगह पर इंडस्ट्रीज़ का काम होता था। अदरवाइज जो फार्मर्स थे वो इतने अच्छे से काम करते थे, फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, इनफैक्ट एक्सपोर्ट भी होता था, तो एक्सपोर्ट में भी वो सब लोग बिजी रहते थे। बट इंडस्ट्रीज़ जो थी वो सिर्फ कुछ एरियाज़ तक लिमिटेड थी, इसीलिए कुछ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे जैसे सेंट पीटर्सबर्ग एंड मेक्सिको। तो यहाँ पे ही सारा जो इंडस्ट्रियल वर्क होता था और इसके साथ साथ ये कुछ पॉकेट्स बने हुए थे। और सिर्फ इंडस्ट्रियल लेबरर्स ही नहीं, यहाँ पे क्राफ्ट्स पर्सन भी थे जो हैंड वर्क करते थे, हैंड लेबर करते थे। तो मैनुअल वर्क भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलता था। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे यहाँ पे स्टार्ट होने लगी 1890s में। रेलवेज एक्सपैंड होने लगी और ऑब्वियसली रेलवेज के एक्सपैंड होने का सीधा साधा मतलब ये है कि प्रोडक्शन बूम होने लगी है। कोल की जो प्रोडक्शन थी वो डबल हो गई और आयरन एंड स्टील की जो प्रोडक्शन थी वो क्वाड्रपल्ड हो गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़ने लगी। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब सब कुछ ऐसा सुनाई दे ना कि ये भी बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये मत समझो कि सिर्फ डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट ऑलवेज कम्स विद प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स क्या क्या थी कि इंडस्ट्रीज़ जो थी वो सारी की सारी प्राइवेट ओनर्स के अंडर थी। प्राइवेट ओनर्स के अंडर इंडस्ट्रीज़ थी और उन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने में गवर्नमेंट भी आगे थी। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो क्राफ्ट पर्सन थे उनके पास गवर्नमेंट का कोई भी सपोर्ट नहीं था। लॉन्ग वर्किंग आवर्स की प्रॉब्लम हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, वर्कर्स को बहुत वर्किंग आवर्स देने पड़ते थे। इनफैक्ट वर्कर्स को के ऊपर तो, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर तो गवर्नमेंट असिस्ट करती थी, गवर्नमेंट का सपोर्ट था। क्राफ्ट पर्सन के ऊपर तो गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट था ही नहीं, तो क्राफ्ट पर्सन को तो एक दिन में 15 आवर्स की ड्यूटी लगानी पड़ती थी और फैक्ट्रीज़ में 10 to 12 आवर्स। गवर्नमेंट के वहाँ पे सपोर्ट होने के बावजूद भी, गवर्नमेंट के रूल्स होने के बावजूद भी फैक्ट्रीज़ में 10 to 12 आवर के वर्किंग आवर्स होते थे और कोई गवर्नमेंट का यहाँ पे रूल रेगुलेशन माना नहीं जाता था, बिल्कुल खुले तौर पर उल्लंघन किया जाता था। इसके बाद हमने एक मेजर चीज़ देखी यहाँ पे, विच इज़ डिवीजन ऑफ लेबर, विच इज़ एग्जैक्टली नॉट बैड, होना भी चाहिए। बट यहाँ पे लेबर कैसे डिवाइडेड थी? लेबर यहाँ पे सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली, वर्कर्स सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड थे। कुछ विलेजेस के वर्कर्स थे, कुछ सिटीज़ के वर्कर्स थे, कुछ स्किल के बेसिस पे डिवाइडेड थे, जैसे मेटल वर्कर्स हो गए, कॉटन टेक्सटाइल वर्कर्स हो गए। तो इस तरीके से वर्कर्स स्किल के बेसिस पे भी डिवाइडेड थे। वुमेन भी थी वर्कर्स में, तो यहाँ पे 31% जो फैक्ट्रीज़ में काम करने वाली थी वो वुमेन थी। हाँ, उन्हें लेस पे ज़रूर मिलती थी आदमियों के कंपैरेटिवली, बट दे वर द वर्कर्स। ड्रेस और मैनर्स के अकॉर्डिंगली भी वर्कर्स को डिवाइड किया जाता था।
अब वर्कर्स धीरे धीरे ग्रो होने लगे तो उन्होंने एसोसिएशंस बनानी स्टार्ट कर दी। एसोसिएशंस क्यों उन्हें बनानी पड़ी? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। आई टोल्ड यू अबाउट दिस इन द लास्ट वीडियो, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन थी, इंडस्ट्रीज़ के जो ओनर्स थे उनके पास बहुत चॉइसेस थी, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। नाउ व्हाट हैपेंड, वर्कर्स यूनाइटेड हो गए और उन्होंने सोच लिया कि अगर हमारे खिलाफ किसी भी एम्प्लॉयर ने हमें निकाला या हमारे साथ कुछ भी गलत किया, हम तो भाई स्ट्राइक पे आ जाएंगे, और हम बड़े इस मामले में हमारे अंदर बहुत यूनिटी है। और उन्होंने वो यूनिटी दिखाई भी। बहुत फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896 से 1897 में, और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में बहुत ही बड़े लेवल पर स्ट्राइक्स हुई। नाउ व्हाट, धीरे धीरे ये सब कुछ बढ़ता गया और रशिया में सोशलिज्म आता गया। सोशलिज्म के साथ साथ जो पीजेंट्स थे वो भी एडवांस होने लगे। अब जो पीजेंट्स थे उनके पास कोई लैंड नहीं होता था, वो नोबिलिटी या फिर चर्च के लोगों के लैंड पे काम करते थे। उनके अंदर ज़ार के प्रति कोई इज्जत नहीं थी, वो बिल्कुल ज़ार की कोई इज्जत या कोई भी उसको मानते नहीं थे। क्योंकि क्या होता था कि वहाँ पे रिचर क्लास की चलती थी, बिकॉज ऑटोक्रेटिक सोसाइटी थी, तो वहाँ पे पीजेंट्स जो थे वो रिचर क्लास को इतना बुरा भला कहते थे और उनके इतने खिलाफ थे, वो उन्हें रेंट भी नहीं देना चाहते थे अपने लैंड ओनर्स को, और अगर उनसे रेंट मांगा जाता था वो अपने लैंड ओनर्स को मारते पीटते थे, यहाँ तक कि मर्डर कर देते थे। तो क्या हुआ कि वो लोग ये चाहते थे कि किसी तरीके से ऐसा हो कि जो लैंड हो वो डिवाइडेड हो, उस पर सब इकट्ठे मिलकर काम करें, यूनिटी के साथ काम किया जाए, और उसके बाद जो प्रॉफिट हो वो डिवाइड कर दिया जाए। क्योंकि वो लोग सोशलिज्म में विश्वास रखते थे, इसीलिए उनका मानना ये था कि इस तरीके से हम कम्युनिज्म की ये तरीके से यहाँ पे हम रन करें। तो रशिया जैसे जैसे सोशलिज्म की तरफ बढ़ती जा रही थी ना, वैसे ही वहाँ पे कुछ कुछ ड्रॉबैक्स आते जा रहे थे। जो ज़ार जी थे हमारे, उन्होंने वहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया था। फिर भी वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1898 में पार्टी बनी थी। धीरे धीरे उन्होंने अपना न्यूज़पेपर बनाया, वर्कर्स को और ज़्यादा एडवांस किया, स्ट्राइक्स होने लगी, काफ़ी कुछ किया। अब जब वर्कर्स इतने एडवांस हो गए और उन्हें इतनी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है, तो रेवोल्यूशन तो होना बनता है। अब क्या हुआ कि पीजेंट्स जो थे वो मेन फोर्स बना दिया गया रेवोल्यूशन के लिए, और उनसे ही सारा काम, सारा मेजर सोर्स जो थे रेवोल्यूशन का वो ही था। उन्होंने फिर अपनी एक अलग पार्टी बना ली, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। पीजेंट्स इस पार्टी को लेकर के बहुत सेल्फिश थे। इन्होंने 1900 में ये पार्टी बनाई और ये सिर्फ यही चाहते थे कि जो लैंड है वो पीजेंट्स को मिल जाए, और ये सिर्फ अपने लिए काम कर रहे थे। यहीं पर एंट्री हुई एक बहुत ही अच्छे हीरो की, व्लादिमीर लेनिन। अब ये जो लेनिन भाई साहब थे, इन्होंने आकर क्या किया, ये जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई गई थी 1898 की, इन्होंने इस पार्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द पार्टी। इन्होंने 2 पार्ट्स में, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में डिवाइड कर दिया। बोल्शेविक्स के लीडर थे लेनिन और मेंशेविक्स के लीडर थे मार्तोफ। अब इस तरीके से ये पार्टी डिवाइड हो गई। जो बोल्शेविक्स थे वो ये विश्वास रखते थे कि डिसिप्लिन होना चाहिए पार्टी में, और पीजेंट्स के ऊपर भाई, पीजेंट्स के कंधे पे हमें रख के बंदूक नहीं चलानी है, पीजेंट्स को हमें मेन फोर्स नहीं बनाना है। मेंशेविक्स जो थे, जो मार्टोव के अंडर थे, उन्होंने ओपन पार्टी रखी, भाई जो आओ जो जाओ, सबके लिए खुले दरबार हैं, और वो ये चाहते थे कि हम रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करें, यहाँ पे हम चेंजेस लाएंगे। उनका मानना ये था। धीरे धीरे 1900 रेवोल्यूशन बढ़ता गया। वर्कर्स में तो बहुत ही गुस्सा था ऑटोक्रेटिक सोसाइटी को लेकर के, और सारी पार्टीज़ मिल गई, पीजेंट्स मिल गए, और जादिदिस्ट भी मिल गए। नाउ हु वर दीज जादिदिस्ट? ये जो थे ये मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे। ये चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए तो थोड़ा हम इस्लाम कल्चर को भी बढ़ाएं। ये सब लोग इकट्ठे मिलकर के ज़ार के खिलाफ हो गए। अब रेवोल्यूशन जो थी उसका सिर्फ एक ही मोटिव था कि हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी है हमें, तो अब हमें यहाँ पे एक ही तरीके से सरकार चलानी है, और मोनार्क को हमें यहाँ हटाना है। ये एरिस्टोक्रेटिक हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए। अब लोगों को रियलाइज होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि रशियन वर्कर्स के लिए ये बहुत बैड ईयर था। उनको एक तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी, प्रोडक्शन कांस्टेंट थी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, वेजेस कांस्टेंट थी, तो वर्कर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और गुस्से में आके वर्कर्स ने एसोसिएशंस बना ली थी काफ़ी सारी, और काफ़ी वर्कर्स ने उन एसोसिएशंस को ज्वाइन कर लिया 1905 में। इसका रिजल्ट ये रहा कि वर्कर्स ने गुस्से में आकर के एक ब्लडी संडे कर दिया। ब्लडी संडे क्या था कि जो वर्कर्स थे सारे, उन्होंने एसोसिएशन बनाई, और सेम एसोसिएशन के 4 लोगों को एक दिन निकाल दिया गया काम से। अब उन्होंने इकट्ठे मिलकर के सोच लिया कि अब हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। 1,10,000 वर्कर्स इकट्ठे हो गए। उनके लीडर थे फादर गैपन। वो लोग मार्च करके गए विंटर पैलेस। विंटर पैलेस में ज़ार रहता था। उन्होंने जाकर के कोशिश करी ज़ार को सारा मसला समझाएं कि हमारी ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का भाई अब हल कर।
अब क्या होता है, जार तो इतनी भीड़ को देख के डर गया। जार ने सोचा अब मैं नहीं कर रुक सकता, उसने अटैक करवा दिया लोगों के ऊपर। पुलिस छोड़ दी, 100 वर्कर्स मर गए। अब क्या हुआ कि वर्कर्स को और गुस्सा आ गया। अब उनके डिमांड्स तो सिर्फ नॉर्मल थी भाई कि हमारे वर्किंग आवर्स को कंट्रोल करो, हमारी वेजेस बढ़ाओ, हमारी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करो। इतनी सी डिमांड्स के पीछे जो बहुत जायज़ हैं, आपने 100 वर्कर्स मार दिए, तो ये तो गलत बात है। अब ऑल रशिया में स्ट्राइक्स हो गई थी, सब जगह स्ट्राइक्स ही स्ट्राइक्स थी। सबको ये बात समझ में आ गई थी कि अब हमें अपने किंग को सपोर्ट नहीं करना। नॉट ओनली दी पीजेंट्स वर्कर्स बट यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई, स्टूडेंट्स ने जाना बंद कर दिया, टीचर्स ने जाना बंद कर दिया, डॉक्टर्स ने जाना बंद कर दिया, यूनियंस बन गई काफ़ी सारी। और सबकी एक ही डिमांड थी, हमें पार्लियामेंट चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। जार फिर से डर गया, बहुत डरपोक था ये मान गया इस बात को कि ओके पार्लियामेंट बना रहे हैं, शांत हो जाओ। अब क्या हुआ, जार ने पार्लियामेंट बना दिया। यहाँ पे ये पार्लियामेंट को ड्यूमा बोलते थे। तो जार ने फर्स्ट ड्यूमा बनाया 75 डेज़ के लिए और फिर वो उसे डिसमिस कर दिया गया। फिर सेकेंड ड्यूमा बनाया, उसे भी डिसमिस कर दिया गया। क्वेश्चन हियर अराइजेज, ऐसा क्यों कर रहा है भाई, बना रहा है डिसमिस कर रहा है, क्या मजाक चल रहा है? वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि वो ये चाहता था कि किसी भी तरीके से जो मेरी पावर है वो कम ना हो। वो ये डर रहा था कि मेरे हाथ से मेरी पावर चली जाएगी। अब थर्ड ड्यूमा बना, बहुत क्लेवर इंसान था भाई। उसने क्या किया, अब थर्ड ड्यूमा में सारे कंजर्वेटिव्स लोगों को डाल दिया। उन कंजर्वेटिव्स लोगों को आप प्रोजारिस्ट भी कह सकते हो। अब लोगों को फिर गुस्सा आ गया कि चीटिंग कर रहा है हमारे साथ ज़रा भी जस्टिस नहीं कर रहा। अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या लिंक है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 तरीके की पावर्स थी, सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। अलाइड में थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और बाद में इटली एंड रोमानिया भी जुड़ गए थे। व्हाट हैपेंड, रशिया ने क्या इंटरफेरेंस अपनी दिखाई, वॉर में बहुत ज़्यादा घुस गया अच्छे से। और रशिया के लोगों को भी ये लगा कि अब हम वर्ल्ड वॉर 1 में घुस गए हैं, एंटर हो गए हैं, तो अब हम लोग जीत जाएंगे। अब हम लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा, अब हम लोग जो है ज़ार के खिलाफ लड़ पाएंगे और हम सबको अवेयर कर पाएंगे और ज़ार को यहाँ से हटा पाएंगे। अब क्या हुआ, ज़ार ने जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री रखी, ज़ार ने अपना रूप ही बदल लिया, लोगों की सुननी बंद कर दी, पार्लियामेंट को सुनना बंद कर दिया। अब लोगों में एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स दौड़ के आ गए। उन्हें लगा अब तो भाई हम वर्ल्ड वॉर में अपना ऐसा कंट्रीब्यूशन दिखाएंगे जिसकी हद नहीं। अब क्या हुआ कि जो सेंट पीटर्सबर्ग, हमने एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया पढ़ा था, वहीं से एक रशियन सिटी का नाम आया पीट्रोग्राड। लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, तो लोगों ने जर्मनी की जो हमारी जो क्वीन थी, जो ज़ारिना अलेक्जेंड्रा थी, वो जर्मनी की थी। लोगों के अंदर जर्मनी के खिलाफ तो गुस्सा आ ही गया था, अब क्वीन के खिलाफ भी गुस्सा आ गया। अब लोगों में किस किस के खिलाफ गुस्सा था? ज़ारिना जर्मनी के खिलाफ, और मैडम ज़ारिना का एक फ्रेंड था रस्पुटिन, ये इनका बेस्ट फ्रेंड था, मॉन्क था, इसके खिलाफ भी लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भर गया। अब क्या हुआ, रशिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, मतलब रशिया का जो कंट्रीब्यूशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो इतना ज़बरदस्त था कि रशिया ने हर तरफ से बंदे छोड़ दिए, वेस्ट से भी और ईस्ट से भी। वेस्ट साइड से जो सोल्जर्स जा रहे थे वो ट्रेंचेस में जाते थे, ट्रेंचेस वर दी नैरो टनल्स, एंड ईस्ट साइड में ऑन फुट जाते थे। बहुत सारे इन्होंने वर्कर्स लगा दिए, काफ़ी कैजुअलिटी, मिलियंस ऑफ सोल्जर्स लगा दिए थे रशिया ने। आर्मी जो थी फिर भी सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ज़बरदस्ती सोल्जर्स को घुसाया जा रहा था। वो ये चाहते थे कि ज़ार हट जाएं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। रशियन आर्मी के बहुत बंदे मारे गए, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जीत गए और रशियन आर्मी हार गई, और बहुत कुछ हारना पड़ा, साथ साथ बहुत लोग हमारे मर गए। अब क्या हुआ, आर्मी में जितने बंदे गए थे वो सब फिट बंदे जो थे वो लेके गए थे, क्योंकि जिन बंदों में कोई डिसेबिलिटीज़ थी, प्रॉब्लम्स थी, वो तो नहीं जा सकते आर्मी में, तो फिट बंदे सारे चले गए और आर्मी में इतना लॉस हो गया, इतनी जनता मर गई। अब क्या हुआ, हमारे पास शॉर्टेज हो गई लेबर्स की, वर्कर्स ही नहीं थे, आर्मी भी खत्म हो गई। तो क्या हुआ, इन्होंने एक बहुत ही वियर्ड आइडिया निकाला, बहुत ही बेकार। क्या था ये, इन्होंने ये सोचा इससे पहले कि आर्मी हमारे ऊपर हमला करें, हम क्या करते हैं, हम खुद ही अपना सारा सत्यानाश कर लेते हैं। इन्होंने अपना सारा का सारा जो लैंड था उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। अब लैंड को डिस्ट्रॉय करने से क्या हुआ, सारे के सारे रेफ्यूजीज़ के नंबर बढ़ गए, इंडस्ट्रीज़ की बिल्कुल चौपट हो गई, कोई इंडस्ट्री बची ही नहीं। 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ बन गए थे वहाँ पे, बहुत बुरी हालत हो गई, क्योंकि वो हार गए थे तो उनके हार को वो बहुत बुरा दिखाना चाहते थे। शॉर्टेज बढ़ गई थी वर्कर्स की, महंगाई बढ़ गई थी, सोल्जर्स चाहते ही नहीं थे कि अब हम दोबारा कभी आर्मी में जाएं। रेलवे ट्रैक्स को तोड़ दिया गया, इंडस्ट्रीज़ गिर गई,
बहुत हैवॉक वहाँ पे क्रिएट हो गया और इकोनॉमी की बैंड बज गई। फिर भी जो रशियन आर्मी थी वो वहाँ पे खाना भेजा जाता था, सब लोग मिलकर रशियन आर्मी को खाना भेजते थे। सिचुएशन में वर्स्ट ऑफ वर्स्ट जैसी फीलिंग आ रही थी। क्या हो गया, अब यहाँ पे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन नाम की एक चीज़ क्रिएट हुई। सब लोग किंग से नफरत करते थे, एक तो हार गए, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोगों को बहुत गुस्सा था। अब जो एरिया था हमारा पीट्रोग्राड, जो सिटी थी हमारी, वहाँ पे उसके पास में एक रिवर थी नेवा। वो रिवर जो थी उसके राइट साइड पे वर्कर्स के क्वार्टर्स थे और लेफ्ट साइड पे फैंसी बिल्डिंग्स होती थी जैसे ड्यूमा एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स एंड ऑल। फेब्रुअरी में लोगों को प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी, एक तो भाई वहाँ पे हो गया कोल्ड विंटर, वैसे ही हमेशा ही होता है, जिसकी वजह से हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा बेकार हो गई। हार्वेस्ट होने की मतलब हार्वेस्ट नहीं हुई, उनकी क्रॉप फेल हो गई, तो लोगों को बहुत सर्वाइवल उनका टफ हो गया। अब उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, कोई बिक्री नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ऊपर से जार ने ये बोल दिया मैं ड्यूमा डिसॉल्व कर रहा हूँ, लोगों को और गुस्सा आ गया कि बड़ा ही कमाल का आदमी है ये, हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हम सोच रहे हैं क्या करें, कैसे जिए, ये यहाँ पे ड्यूमा डिसॉल्व करने पे पड़ा है, इसे हमारी कोई परवाह नहीं है। लोगों ने क्या किया, 22 फेब को वो कुछ करते, इससे पहले उनके साथ क्या हुआ, 22 फेब को वो काम पे गए, काम से वापस आए, इससे पहले वहाँ पे लॉकआउट कर दिया गया सभी फैक्ट्रीज में। वर्कर्स को पता ही नहीं था कि लॉकआउट हुआ है। इस चीज़ के गुस्से में उन्होंने फिर से स्ट्राइक करी और इस स्ट्राइक के लीडर्स अब वुमेन थी। इसीलिए 22 फेब को वुमेन के कंट्रीब्यूशन की वजह से इंटरनेशनल वुमेन्स डे माना गया। अब 23 फेब को कर्फ्यू लगा दिया गया क्योंकि जार डरपोक था, उसने जैसे ही देखा यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो कर्फ्यू लगा दिया। 24 और 25 फेब को ज़्यादा वर्कर्स आ गए। जार ने सोचा था मैं कर्फ्यू लगा दूंगा, सब बैठ जाएंगे, पर नहीं, सब ने वेट किया कि कर्फ्यू ओवर कर, अब देख हम दोबारा आए डबल होके। 25 फेब को उसने फिर से ड्यूमा सस्पेंड कर दिया। 26 फेब को बहुत डिमॉन्स्ट्रेशन हुई, सब जगह हड़ताल, बंद, स्ट्राइक, नारेबाजी, बहुत कुछ हुआ। 27 फेब से रशिया में जो रेवोल्यूशन का मोड था वो बिल्कुल बदल गया था। लोगों ने स्लोगन्स रेज करने स्टार्ट कर दिए, बहुत गुस्सा था लोगों के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, वर्किंग आवर्स के खिलाफ, पुअर कंडीशंस के खिलाफ, सबके खिलाफ। जार फिर से डर गया। अब जार ने फायरिंग ऑर्डर कर दी सिटीजन्स के ऊपर, ओपन फायरिंग करो जी। ट्विस्ट यहाँ पे ये आया कि अब पुलिस ने मना कर दिया, नहीं करते ओपन फायरिंग, हम तो जनता के साथ हैं। अब क्या हुआ, जब जार को ये लगा कि ओहो पुलिस ने भी मना कर दिया, अब जार के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, जार भाग गया। तो अब यहाँ पे एक कहानी में अच्छी बात आई कि जार एब्डिक्टेड ऑन 2 मार्च। अब क्या हुआ कि यहाँ पे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का ये रिजल्ट रहा कि 2 मार्च को जार भाग गया। सोल्जर्स जो थे और जो भी वर्कर्स थे, अब उन्होंने सोच लिया, अब उनके दिमाग में ये क्वेश्चन भी था, एक्चुअली दे वर कंफ्यूज्ड कि हमने सोच तो लिया, हमने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद सब कुछ कर लिया, जार भी चला गया, ओके ऑल सॉर्टेड, बट अब क्या होगा, अब सरकार कौन चलाएगा, अब कौन सी काउंसिल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी एसोसिएशन आएगी। तो क्या हुआ, पीट्रोग्राड सोवियत नाम की एक टेम्परेरी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। अब इसके बाद जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी आफ्टर रेवोल्यूशन, वो मेंशेविक्स ने कंट्रोल कर ली, वो सोशलिस्ट लोग थे, सारे आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स में उनमें जो सुप्रीम थे, तो उन्होंने सबने मेंशेविक्स को होल्ड कर लिया और वहाँ पे एक सरकार दिखा दी लोगों को। लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो चाहते थे कि इलेक्शंस हों, बट इलेक्शंस नहीं हो रहे थे। वहाँ पे उस टाइम पे एसोसिएशंस को लीगल करार कर दिया गया। हर जगह पर जो है ओवरऑल, क्योंकि जार की वजह से सब तबाही मच गई थी, बट अब जार के बाद सब कुछ ठीक था। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आया, क्योंकि यहाँ पे आया कम बैक ऑफ व्लादिमीर लेनिन, हमारे हीरो वापस आ गए। ये एक्चुअली जेल में थे, क्योंकि सब लोग जब रेवोल्यूशन कर रहे थे ना तो उठा के जेल में डाल देते थे, तो इन्हें भी जेल में डाल दिया। अब ही केम बैक और ये वापस आए बड़ी तबाही के साथ। इन्होंने आके सबको बोल दिया कि मैंने जो है अप्रैल थीसिस निकाल दिया है। अप्रैल थीसिस में इनका मानना ये था कि एक तो रशिया आउट ऑफ वॉर हो गया, अब रशिया का वॉर में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सेकेंड, पीजेंट्स को लैंड दे दिया जाए। थर्ड, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। इसे सपोर्ट चाहिए था, बट बुरी बात ये हुई कि बोल्शेविक्स जो इनकी पार्टी थी उन्होंने ही इन्हें सपोर्ट नहीं करा, बट धीरे धीरे इन्होंने सबका सपोर्ट बना लिया और सबको प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर दिया। वर्कर्स यूनियन बनाई, ट्रेड्स यूनियन बनाई, सोल्जर्स ने काफ़ी ज़्यादा कमेटीज़ बनाई और जो लीडर लेनिन थे उन्होंने रेवोल्यूशन में एक नया मोड़ दिया और प्रोविजनल गवर्नमेंट को डरा के रख दिया। अब दोनों पार्टीज़ में मतभेद और कंट्री साइड में काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन और कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन फिर खड़ी हो गई। अब इस कन्फ्लिक्ट का क्या रिजल्ट रहा, इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। बट बिफोर एंडिंग माई वीडियो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहूँगी जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करने हैं। Who led the procession of workers to the event Bloody Sunday in Russia? Lenin, Stalin, Father Gapin, Friedrich Engels.
The commune of farmers was known as Soviets, Duma, Mir, Cossacks. Who led the Bolshevik group in Russia during Russian Revolution? Karl Marx, Stalin, Vladimir Lenin, Tsar. So please friends, subscribe to my channel, like my videos, comment below with your suggestions and questions anytime, and don't forget to share and that bell icon वाली बात प्लीज़ मत भूलिएगा. तो आगे देखते रहिए. अब पार्ट थर्ड आएगा. पार्ट थर्ड में वील एंड अप विद दिस चैप्टर एंड ऑफ कोर्स आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो प्लीज़ फॉलो फ्रेंड्स एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.